नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों में हुई हार पर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। वर्किंग कमेटी की बैठक में होगी चुनाव नतीजों पर चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेता और दिग्गज मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस बैठक की जहां पर 5 राज्यों में हुई हार के बाद कांग्रेस अब मंथन करने में लगी हुई है। हरीश रावत भी दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने जैसा नारा दिया था महिला वोटर्स को साधने के लिए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसके अलावा भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। उसके बाद कई बार वो चुनावी रैलियां करते नजर आए, रोड शो करते आए, लेकिन तब भी यूपी में कुछ खासा कमाल न कर पाए। 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या अब ये ठीक रहा? कौन जिम्मेदारी लेगा इस बैठक में? क्या कुछ सामने निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक जो है फिलहाल शुरू हो चुकी है। हम तस्वीरें दिखा देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। इस बैठक के लिए राहुल गांधी की बात की जाए, सोनिया गांधी की बात की जाए या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, भूपेश बघेल की बात की जाए, ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी हम देखते थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में नजर आते थे, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में 5 राज्यों में जिस तरीके की हार कांग्रेस की देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खासतौर पर हम बात करें तो पूरी ताकत जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने झोंकी थी। खुद प्रियंका गांधी जो है जमीनी स्तर पर कार्य करती हुई नजर आती थी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनको पर्यवेक्षक सीनियर ऑब्जर्वर जो है कहीं ना कहीं बनाया गया था। लड़कियों यानी महिलाओं वोटर के ऊपर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश थी और तमाम मुद्दे थे कांग्रेस के सामने, जिसमें महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन जो है इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा और आखिरकार जवाबदेही किसकी बनती हुई नजर आती है वो कहीं ना कहीं जो है तय इस बैठक में होगी या नहीं होगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या जो महासचिव थे, प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा अंदर दिया जाता है, लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये तमाम चीजें देखने वाली बात रही। और उसके साथ साथ G23 के गुट के जो नेता हैं वो किस तरीके का रुख जो है अंदर इस बैठक में जो है रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो लगातार एक स्थायी अध्यक्ष के जो मांग है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजें आज की इस बैठक में जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जवाबदेही आखिरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर कोई एक्शन जो है कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा? इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में प्रभारी थे, हरीश चौधरी की बात करें, पंजाब में वो प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू थे, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अजय लल्लू की बात करें, तो ये तमाम चीजें क्या उनका किसी तरीके से एक्शन होता है कांग्रेस की तरफ से, कोई सख्त संदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण इस बैठक से जो है निकलकर सामने आता है या नहीं आता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्पर्श। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब बैठक की जा रही है कांग्रेस की तरफ से और मंथन किया जाएगा कि आखिर ये जवाबदारी किसकी बनती है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी बड़े काम को अंजाम देने से पहले होमवर्क जरूर करते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलाने के बाद अब वो प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की ताजपोशी की तैयारी में लगे हैं। सीएम आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से भी भेंट करने पहुंचे हैं। प्रदेश के एक्टिव सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली प्रवास 2 दिन का माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की, जिसके बाद योगी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। बीएल संतोष यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद सक्रिय रहे और लगातार दौरा कर संगठन मजबूत करने का काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ और बीएल संतोष की इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज दिल्ली की बैठक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख के साथ नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों, डिप्टी सीएम के नाम तय होने हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
अंकुश, आज सीएम दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं, उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की है। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के लिए जो न्योता देने वाले हैं, एक बड़ी जीत, कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कोई भी काम करने से पहले होमवर्क जरूर कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि योगी आदित्यनाथ हर काम करने से पहले होमवर्क जरूर करते हैं और यही वजह है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड जीत मिली है और प्रचंड जीत की वजह से तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो उत्साहित है। न केवल उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इससे बल मिला है, बल्कि जो अन्य राज्य के विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी इससे बल मिला है। आने वाले साल में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी के न केवल कार्यकर्ता उत्साहित है बल्कि नेता भी उत्साहित हैं। दिल्ली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक उत्साह की तरह माहौल दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएल संतोष जो एक कुशल संगठक माने जाते हैं उनसे मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर चुके हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात का आज योगी आदित्यनाथ का प्लान है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी देर शाम 8 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ मिल सकते हैं और माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के साथ साथ मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के करीब 10 मंत्री ऐसे जिनके जो चुनाव हार गए, ऐसे में कई नए युवा चेहरों को जो है वो जगह मिल सकती है। तो कौन से वो चेहरे होंगे उसको लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है और माना यही जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम मंत्री हैं उनको जो हामी भरी जाएगी वो कुल मिलाकर केंद्र से ही भरी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय होते हैं मंत्रिमंडल से लेकर अन्य छोटे छोटे निर्णयों तक वो केंद्र की ओर से लिए जाते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात है। जी चलिए अंकुश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी से स्वागत किया है। सदन के बाहर आप एक बार तस्वीरें देखिए कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जो हैं वो नारे लगा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे और इस समय एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है और आप देखेंगे कि हाथों में जो तस्वीरें हैं वो मोदी और योगी की तस्वीरें लेकर और साथ ही हिंदू युवा वाहिनी की भगवा पताका लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर जो हैं यूपी सदन के बाहर जो खड़े हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है और कैसा लग रहा है उन्हें। कैसा लग रहा है आपको योगी आदित्यनाथ को? आपने देखा? बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी दर्शन हो गई है और हम सुबह के 8:30 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे। आज हमारा व्रत भी है लेकिन बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। व्रत किसके लिए रखा है? व्रत तो खैर भगवान के लिए रखा है, देश के लिए रखा है, अपने बच्चों के लिए रखा और योगी आदित्यनाथ जी के लिए रखा है। कैसा लग रहा है जीत मिल गई? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगी कि दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ ही आए और बीजेपी की सरकार बने। तो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ आए, आपसे जानना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली, कैसा लग रहा है? एक झलक पाई आपने? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सुबह से व्रत किया हुआ है, ना चाय ना पानी, हम भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं। हमने अभी उनकी एक झलक देख ली है लेकिन हम उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। अभी यहाँ इंतजार करेंगे हैं? अभी इंतजार करेंगे, नारे लगाएंगे। बिल्कुल योगी जी महाराज का इंतजार करेंगे और यही डटे रहेंगे और इसी तरह से महाराज जी के लिए खड़े रहेंगे। सुबह कितने बजे आए थे? सुबह 8 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। 8 बजे से हम यहाँ पे खैर योगी जी को कब देखा है? में जब राम राज आएगा, हिंदुस्तान में जब भगवा छाएगा, राम राज तभी आएगा। योगी जी आ गए, अब योगी जी आ गए, अब आएगा राम राज। आज के राम राज आ चुका है लेकिन योगी जी का अखंड भारत का जो सपना है अभी पूरा होना है और हमने कहा भारत में भगवा छाएगा तब राम राज तभी आएगा। अभी पूरे भारत के अंदर भगवा को छाना है, फिर राम राज आएगा। अखंड भारत का, हिंदुस्तान का सपना योगी जी हमारे पूरा करेंगे। जय श्री राम। अखिलेश यादव ने कहा था मोदी जी मठ में जाइए, अब नहीं जाएंगे मठ, खूब बजाएंगे लठ। किस पर बजाएंगे लठ? आतंकियों पे, गुंडों पे और जो बदमाशी करेंगे और जो अतिक्रमण करेंगे।
बता रहा था बुलडोजर चलाएंगे लठ की जगह। बुलडोजर लठ हाथ में रहेगा, बुलडोजर पैर में रहेगा, दोनों काम साथ साथ होंगे। यानी रेस का पैर जो है वो बुलडोजर में, हाथ में लठ लेकर योगी जी अब पूरे यूपी में घूमने वाले हैं। बदमाशों के ऊपर चलेगा बुलडोजर और लठ, वहाँ के नागरिकों पे नहीं चलेगा। वो तो सुशासन लाने के लिए आए हैं, माफियाओं पे चलेगा। आम लोगों के लिए विकास होगा या नहीं? विकास 5 साल में हुआ भी है योगी जी के नेतृत्व में, और आगे उसको वो बढ़ाएंगे। और उन्हीं से उम्मीदें हैं। जिस आदमी ने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, वो सिर्फ देश सेवा के लिए लग रहा है, वो किसी मानव सेवा के लिए लग रहा है। योगी आदित्यनाथ के आने पे आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के नाम से भी लगातार प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं और कार्यकर्ता ये विश्वास जता रहे हैं कि गुंडा राज पर योगी का बुलडोजर चलेगा और लठ चलेगी। कैमरा पर्सन आसिफ अलवी के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली। गाजियाबाद के थाना खोड़ा अंतर्गत राजीव नगर में एक महिला का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें महिला ने 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 4 अज्ञात बदमाशों ने उसके सर पर कपड़ा ढककर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने अपनी जान बचाकर भाग बचाई। बताया जा रहा है कि महिला कह रही है कि वो बाजार में सामान खरीदने गई थी, जिसके बाद महिला को घर में बंधक बनाया गया, जिसके बाद रेप करने की कोशिश भी की गई। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि खोड़ा थाने की पुलिस और स्थानीय चौकी इंचार्ज अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं और जहां महिला के साथ ये वारदात हुई है, वहां हर चौक पर आवारा लड़के महिलाओं पर गंदे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला है, जिनके द्वारा सूचना दी गई कि संडे बाजार के पास से बाइक पे लड़कों द्वारा इन्हें अपनी बाइक पे बैठा लिया गया। वहाँ से किसी फ्लैट पे ले गए। वहाँ वो उनके 2 और साथी थे, उनको देखकर ये उनके चड्डी से कूदकर भाग गई। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना खोड़ा में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बीजेपी ने फिर से प्रदेश में वापसी की है। इसी बीच बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस असीम अरुण चर्चा में हैं। कन्नौज सदर सीट से चुनाव जीतने वाले असीम अरुण ने अपनी जीत के बाद अपने ही सामने खड़े होने वाले सपा प्रत्याशी और कन्नौज सदर सीट से 3 बार के विधायक रहने वाले अनिल दोहरे का आशीर्वाद लिया है। वहीं जीत के बाद हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह ने असीम अरुण से खास बातचीत की, सुनिए आप भी। कन्नौज से एक बड़ी जीत हासिल कर आए भाजपा के विधायक असीम अरुण सर हमारे साथ में हैं, चूंकि पुलिस विभाग में अपना बड़ा नाम रोशन भी किया है। अब राजनीति में क्या कुछ करेंगे, कई सवालों के उत्तर के साथ हमारे साथ हैं सर। आपको सर बहुत बहुत बधाई पहले तो विधायक बनने की। बहुत धन्यवाद आपको। सर पुलिस विभाग में तो मैंने आपका काम देखा है, अब राजनीति में किस तरीके से काम करेंगे सर, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है जो काम है, यानी जो मिशन है वो वही है, काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। मिशन क्या है? सुशासन करना, सुरक्षा देना, जो वंचित समाज के हमारे साथी हैं जो हमसे पीछे हैं उनको आगे बढ़ाना। सरकार में, पुलिस में जो काम करने का तरीका है वो आदेश पे चलता है और राजनीतिक पार्टी में वो काम अनुरोध पे चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी में सभी लोग स्वयंसेवक हैं, कोई तनख्वाह पे नहीं है, अपने अपने संसाधन लेके आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात अपना समय देते हैं। तो यहाँ पे अनुरोध की शैली चलती है और पुलिस में आदेश की शैली चलती थी। ये परिवर्तन है और इसी परिवर्तन को मैंने अपने अंदर किया है। सर एक बीआरएस लेके किसी राजनीति में जाना, खासकर आपका कदम बड़ा सराहनीय रहा क्योंकि आपने सफलता पाई है। तो अब चूंकि बड़ी जिम्मेदारी जो सूत्रों के हवाले से मिलने जा रही है आपको, किस तरीके से, क्योंकि कन्नौज की जनता की बड़ी अपेक्षाएं आपसे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे पुलिस का 28 साल का मेरा सफ़र रहा, ऐसे ही कुछ लंबा सफ़र भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। इसमें जैसे पुलिस में हार जीत भी थी, जीत कड़वा भी था, मीठा भी था, उसी तरीके से लोक सेवा में भी कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी मीठा होगा, कभी कड़वा होगा। जीवन ही ऐसा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सकारात्मकता को बना के रखना चाहिए, जैसा कि हमारे सब वरिष्ठ हमको समझाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे जो जिम्मेदारी अभी दी गई थी चुनाव लड़ने की, उसको हमने मजबूती से अपने साथियों के साथ पूरा किया। सौभाग्य से, मतदाताओं की कृपा से उसमें विजयी हुए और अब आने वाले समय में कन्नौज की सेवा करना है, छोटे और सदे कदम में चलना है, कोई महत्वाकांक्षा के पीछे नहीं पड़ना है। शुक्रिया सर। तो ये असीम अरुण सर थे जिन्होंने बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और कन्नौज से विधायक का जो उनको जिम्मेदारी मिली थी जीतने के प्रत्याशी बनाए गए थे और विधायक
बनकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। निश्चित तौर पे उनका कहना है कि अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो उसको बखूबी निभाऊंगा। पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। एटा में किशोरी को 3 युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। आरोप है कि 3 युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़िता के पिता ने थाना जसरथपुर में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 16 साल की बेटी 7 मार्च को खेत पर शाम के 7 बजे सबमर्सिबल बंद करने के लिए गई थी। इस दौरान गांव के ही 3 युवक उसे बहला फुसला कर ले गए, जहां किशोरी के साथ उन लोगों ने दुष्कर्म किया। घर आने पर किशोरी ने मामले की जानकारी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जसरथपुर थानाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मेरी बहन गई थी समर के पास समर बंद करने, तो ये लोग खेत पे थे, तो ये लोग ले गए जबरदस्ती और इन लोगों ने रात भर गायब रखा। आशीष को दे दिया। आशीष ने नाजायज संबंध बनाए और सुबह अलीगंज में ढील लिया और वहां से पुलिस के हवाले हो गई। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चमनगंज थाने में उन पर आरोप है कि उन्होंने रोक के बावजूद क्षेत्र में विजय जुलूस निकाला। सपा विधायक के साथ उनके 500 से ज्यादा समर्थकों को भी आरोपित बनाया गया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद एक जीते हुए प्रत्याशी के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के साथ एक जुलूस निकाला गया था। सर उस पहले की तरह ही देखने को मिला या कुछ कमियां देखी जा रही हैं? यहाँ से हम इनसे ही बात करेंगे जिनका ये दुकान है। सर आपका नाम क्या है? अजय। अजय जी, होली का अब त्यौहार आ गया है, तमाम तरह के इंतजामात किया जाए, क्या होली पर भी आपको कोरोना का असर देखने को मिल रहा है? बहुत देखने को मिला है कोरोना का असर, क्योंकि कोई बिक्री नहीं है। 1-2 आदमी आते हैं सामान लेने, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। मतलब अभी भी बरकरार है? बेकरार है। मैडम आपका नाम? कांति रावत। कांति जी, लगातार आपको हम देख रहे हैं कि आप अपने दुकानों पे ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना का भी असर बरकरार है? बरकरार तो है, लेकिन हाँ आदमी दूर से अपना काम करता रहता है। कोरोना का असर पर इतना नहीं है जितना पहले था। मतलब पहले की तरह नहीं? नहीं, पहले की तरह नहीं है। तो ग्राहकों का एक रुझान आपकी ओर बढ़ता जा रहा है? हाँ, पहले की अपेक्षा आप धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे होली भाई इतना बड़ा त्योहार है तो रुझान तो होगा ही आते आते। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि होली पर जैसे कि जो 2 साल पहले कोरोना का असर हम लोग देख रहे थे, 2 साल से जो देख रहे हैं, अब वो पहले की तरह जो हालात थे वो कहीं ना कहीं अब तब्दीली ले रहे हैं और हालात कहीं ना कहीं सकारात्मक ओर बढ़ रहे हैं और ग्राहकों का रुझान भी हमारी ओर बढ़ रहा है। हालांकि होली पर भी कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन उतना नहीं जितना 2 साल तक हमने देखा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि होली पर लोग कैसे त्यौहार को मनाते हैं और कैसे इसका मजा लेते हैं। कैमरा आशीष के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपिका पांडे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने उत्तराखंड के सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सेवा करने का मौका देने के लिए मैं नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा
कि कांग्रेस का 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन रहा है, जिसको लेकर प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने इस्तीफा दिया। मेरा मानना ये है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकलें। तो मेरा तो निवेदन है कि हम इस्तीफा न देकर अभी जो संघर्ष हमने करना है, भाजपा की फांसीवादी नीतियों से लड़ना है और इसके बाद हमारे में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव हैं, 1 साल के बाद नगर पालिका के चुनाव हैं। हमको ये ज़रूर हम ढूंढ सकते हैं कि हार के कारण क्या थे, किन कारणों से हमारी हार हुई और किस तरीके से हम कल को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। इन विकल्पों पर हमको बात करनी चाहिए और हमारे जो सोशल मीडिया में भी जो लोग इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं तमाम तरीके की, मेरा उनसे भी निवेदन है कि पार्टी में कटुता को न बढ़ाएं। प्रदेश भर में होली को लेकर तैयारियां अब तेज हो चली हैं। वहीं रामनगर में महिलाओं ने शहर में बैठकी होली का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय सभा मंदिर के प्रांगण में होली का आयोजन करते हुए होली गीत और नृत्य किया। साथ ही महिलाओं ने बताया कि कुमाऊं भर हर साल बीजेपी कार्यकर्ता होली से पूर्व बैठकी होली का आयोजन अपने अपने क्षेत्र में लोकगीत गाकर बैठकी होली का आयोजन करते हैं। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के डॉक्टर BR अंबेडकर इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी नियुक्तियां और अनुदान समाप्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। बता दें कि इस कॉलेज में एक युवक को फर्जी प्रबंधन दिखाकर उसके नाम और सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हुए कॉलेज में फर्जी नियुक्तियां और फर्जी तरीके से उत्तराखंड सरकार से अनुदान लिया गया था। डॉक्टर BR अंबेडकर इंटर कॉलेज गढ़मीरपुर हरिद्वार के अंदर स्थित है और इसमें काफ़ी जो है कमियां थी, फर्जी नियुक्ति की गई थी और फर्जी प्रबंधक दिखाकर सरकार से अनुदान लिया गया था। सरकार ने जांच के बाद इस विद्यालय के अनुदान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसका 5 जनवरी 2022 को इस विद्यालय का जो ग्रांट था वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन आज दिनांक तक भी उस विद्यालय को ये लेटर जारी नहीं किया गया कि आपका विद्यालय ग्रांट समाप्त कर दी गई है। यही शिकायत लेकर हम मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पास आए कि शासन ने इस विद्यालय का अनुदान समाप्त करने के आदेश जारी किए हुए हैं। मैनेजमेंट के बारे में शिकायत है कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि उन पर 120B 420 और अन्य संगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यानी मैनेजमेंट ने एक फर्जी कूट रचित नाम के आधार पर ये अनुमोदन हासिल किया, मैनेजमेंट गठित किया, ग्रांट इन एड हासिल करने में तक अपने जगह किसी अन्य नाम का इस्तेमाल किया गया, पहचान पत्रों का। ये सब SIT की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। उसी क्रम में जांच करते हुए सचिव विद्यालय शिक्षा और सचिव वित्त द्वारा इस स्कूल का जो ग्रांट